नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों डीसी जनरेटर। क्या पढ़ने वाले हैं? डीसी जनरेटर आज पढ़ेंगे और इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। और ये डीसी जनरेटर का पार्ट नंबर 3 है दोस्तों। डीसी जनरेटर का ये पार्ट नंबर 3 है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही पढ़ा दिया गया है। तो जो बच्चों ने नहीं देखा है कृपया करके पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देख लें। उसके बाद पार्ट 3 को कंटिन्यू करें तो आपको ज़्यादा और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। तो ये जो कोर्स है दोस्तों, ये पूरा का पूरा कोर्स आपको मिल रहा है। और यहाँ पे दोस्तों क्या क्या चीज़ के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये कोर्स जो है। ये कोर्स दोस्तों अगर आप रेलवे में एलपी की तैयारी करते हैं उसके लिए, बिहार में जेईई की तैयारी करते हैं उसके लिए, एसएससी जेई के लिए, आरआरबी जेई के लिए बिल्कुल यूज़फुल होने वाला है। अगर आप आईटीआई कर रहे हैं दोस्तों उनके लिए यूज़फुल है। अगर आप स्टेट एई जेई की तैयारी करते हैं, स्टेट में एई और जेई की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए भी ये यूज़फुल होने वाला है कोर्स। ठीक है, तो बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाया गया है, बहुत ही डिटेल में पढ़ाया गया है। तो आप इस कोर्स को अवश्य देखिए, आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, बाकी कोई भी आपकी क्वेरी रहती है तो आप उनको बताइए कमेंट में। ठीक है, कोई भी आपको रिक्वायरमेंट है तो आप बताइए कमेंट में, हम जरूर उसको जो है फॉलो करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए। बाकी अगर ये पीडीएफ जो है, सुंदर सा पीडीएफ आपको जो दिख रहा है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इस वीडियो के। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके इस पीडीएफ को आप पा सकते हैं। ठीक है, तो आइए बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो दोस्तों ये चैनल का नाम है नालंदा गुरुकुल। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह के यूजफुल कंटेंट आपसे मिस ना हो जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं डीसी मशीन, डीसी मशीन में हो रहे हानि के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? तो डीसी मशीन में जो हो रही है हानि ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। लॉसेस मतलब हानि। चलिए, तो डीसी मशीन में दोस्तों जो भी हानि होती है, सबसे पहले हम हानि को समझते हैं। देखिए दोस्तों, हानि किसको कहते हैं? जैसे आप ये देख रहे हैं पाइप है, ये क्या है? एक पाइप है। इस पाइप में कुछ पानी इधर से गया, यहाँ से कुछ वाटर गया। ठीक है, और यहाँ से कुछ वाटर आउटपुट आया, बाहर निकला वाटर, है ना। लेकिन बीच में आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ पानी जो है, बीच में कुछ ना कुछ पानी क्या हो गया, निकल गया। और इसी को हानि बोलते हैं। ठीक है, इसी को हानि बोलते हैं। तो हानि क्या समझिए, समझे तो लॉस ये बोलिए या फिर हानि बोलिए, क्या होता है दोस्तों? तो इनपुट पावर माइनस आउटपुट पावर होता है दोस्तों। ठीक है, तो वो पावर जो है आउटपुट में नहीं जा सका, वही हानि हो गया। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा लॉस क्या हो जाएगा? इनपुट माइनस आउटपुट। तो ये वाला हमेशा ध्यान रखिएगा, लॉस क्या हो जाएगा? इनपुट माइनस आउटपुट। ठीक है, कोई भी मशीन हो यही कंसेप्ट है, कोई भी मशीन में हानि हो यही कंसेप्ट है। ठीक है, तो लॉस इक्वल हो जाएगा इनपुट माइनस आउटपुट पावर। चलिए, अब हम लोग डीसी मशीन के बारे में विशेष रूप से बात कर लेते हैं। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि पार्ट हम लोग क्या क्या पढ़े थे। मुझे उम्मीद है आप सबको पता होगा। देखिए, इसको बोलते हैं कार्बन ब्रश। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बन ब्रश। तो पूरा सेटअप को बोलते हैं कार्बन ब्रश। ये आपका पोल हो गया। ये सब क्या है आपका? नॉर्थ साउथ पोल हो गया आपको। ठीक है, पोल हमेशा क्या चीज में मिलेंगे? आपको पेयर में मिलेंगे। पोल हमेशा 2 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, 6 मिलेंगे, आपको 5 7 ये सब पोल नहीं मिलेंगे। क्योंकि पोल जो होते हैं हमेशा पेयर में आते हैं। क्या चीज में आते हैं? जोड़े में आते हैं। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। कहीं भी क्वेश्चन पूछिए कि पोलों की संख्या कितनी है, अगर ऑप्शन में 5 रह गया तो कभी भी नहीं होगा। क्योंकि पोल जो है हमेशा पेयर में आता है। ठीक है, पोल हमेशा क्या चीज में आता है? पेयर में आता है। तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पेयर में आएगा हमेशा। चलिए, ये पोल हो गया आपका। ये दोस्तों योक हो गया, बाहरी जो कवरिंग होता है उसको क्या बोलते हैं? योक बोलते हैं। ये आपका कम्यूटेटर हो गया दोस्तों। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला भाग क्या है? कम्यूटेटर हो गया है। आपको पहले क्लास में पढ़ाया गया है बढ़िया से। ठीक है, और क्या है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है? ये वाला जो भाग है दोस्तों, इसको बोलते हैं आर्मेचर। और यही जो है रोटर है। यही क्या है? यही जो है घूमता है। यही क्या है? घूमता है। तो सब कुछ तो यहाँ पे बता दिया गया है। ये देखिए आर्मेचर की वाइंडिंग हो गई दोस्तों। ये काला काला है ना, कंडक्टर अंदर डाला हुआ है रॉड जैसा। ठीक है, ये आर्मेचर वाइंडिंग हो गया। ये पूरा का पूरा बोल सकते हैं आर्मेचर बोल सकते हैं। ठीक है, आपको 2 चीज़ बताना है, 1 नंबर क्या होगा, ये 2 नंबर क्या होगा। तो 1 नंबर वो है चीज़ दोस्तों जिसपे जो है फील्ड की बाइंडिंग लपेटी हुई है। ठीक है, तो फील्ड की बाइंडिंग किस पे लपेटी हुई है? तो फील्ड के कोर पे लपेटी हुई है। तो ये हो जाएगा 1 नंबर क्या? फील्ड का कोर। ठीक है, कोई भी बाइंडिंग जो होती है दोस्तों एक कोर पे लपेटी गई होती है। ठीक है, एक कोर पे लपेटी गई होती है, तभी जाके वहाँ पे क्या बनेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। तो ये आपका फील्ड कोर हो गया। और 2 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आर्मेचर कोर। ठीक है, क्योंकि आर्मेचर की वाइंडिंग जो है इसी कोर पे रखा गया है। ये हो जाएगा आर्मेचर का कोर। ठीक है, आर्मेचर का कोर हो जाएगा दोस्तों। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, फील्ड कोर और आर्मेचर कोर। चलिए, अब दोस्तों जो डीसी जनरेटर होता है उसमें मुख्यतः कितने प्रकार का हानि होता है? तो 3 प्रकार का हानि होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का हानि होता है। कितने प्रकार का भाई? 3 प्रकार का हानि होता है। सबसे पहला हानि होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं कॉपर लॉस या ताम्र हानि। क्या बोलते हैं? ताम्र हानि या कॉपर लॉस। ये जो है आपको ट्रांसफार्मर में पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, तो वही हानि यहाँ पे भी है। क्या है? ये कॉपर लॉस है या ताम्र हानि इसको बोलते हैं। ठीक है, ताम्र हानि इसको बोलते हैं। चलिए, दूसरा हो जाता है दोस्तों लौह हानि, इसको आयरन लॉस बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हो जाता है आयरन लॉस, इसको बोलते हैं लौह हानि। चलिए, अब तीसरा दोस्तों जो यहाँ पे एक्स्ट्रा आया है, ये पहले नहीं होता था, ये ट्रांसफार्मर में नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे आपका मिलेगा एक्स्ट्रा है। ये कौन सा हानि है? तो इसको बोलते हैं यांत्रिक हानि या फिर बोलते हैं मैकेनिकल लॉस। ठीक है, मैकेनिकल लॉस। ये क्यों हो रहा है दोस्तों मैकेनिकल लॉस?
क्योंकि आपका जो मोटर है या जनरेटर है, यहाँ पे डीसी मशीन जो है, क्या हो रहा है, ये डीसी मशीन जो है आपका घूमने वाला यंत्र है, इसीलिए हो रहा है। डीसी मशीन जो है आपका दोस्तों कैसा यंत्र है, डीसी मशीन जो है आपका घूमने वाला यंत्र है। तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि डीसी मशीन जो है मूविंग है। डीसी मशीन कैसा है, घूमने वाला मशीन है, एक मूविंग मशीन है, इसीलिए आपको मैकेनिकल लॉस देखने को मिलता है। ये मूविंग पे अंडरलाइन कीजिएगा। ट्रांसफार्मर एक मूविंग मशीन नहीं था। ट्रांसफार्मर जो था एक मूविंग मशीन नहीं था, तो उसमें यांत्रिक लॉस नहीं होता था। ठीक है, चल। तो ये वाला जो लॉस होता है ट्रांसफार्मर आपको देखने को नहीं मिलता, ये ध्यान रखिएगा। ये वाला लॉस आपको ट्रांसफार्मर देखने को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर आपका जो है मूविंग, ट्रांसफार्मर में कोई भी पार्ट जो है मूविंग पार्ट नहीं था, इसीलिए ये लॉस वहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। चल, अब यही तीनों लॉस के बारे में डिटेल में थोड़ा बात कर लेते हैं। कॉपर लॉस दोस्तों कहाँ कहाँ पे होता है, तो जहाँ जहाँ पे कॉपर है वहीं पे आपका कॉपर लॉस हो जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ पे आपका कॉपर है ना, वहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, कॉपर लॉस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो कॉपर कहाँ पे है दोस्तों, तो आप बोलिए सर आर्मेचर में कॉपर है। आर्मेचर जो है सर कॉपर से बना हुआ है, तो आर्मेचर वाइंडिंग में ये लॉस हो जाएगा दोस्तों। आर्मेचर वाइंडिंग में ये लॉस हो जाएगा। और कहाँ पे होगा सर, सीरीज फील्ड वाइंडिंग है ना, अगर सीरीज फील्ड वाइंडिंग है वो भी कॉपर से बना हुआ है, तो वहाँ पे भी ये लॉस हो जाएगा दोस्तों। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है वहाँ पे भी ये लॉस हो जाएगा आपको। ठीक है, और कहाँ पे होगा सर, तो सर शंट फील्ड वाइंडिंग जो है सर वो भी आपका कॉपर से ही बना हुआ है। ठीक है, शंट फील्ड वाइंडिंग जो है वो भी आपका कॉपर से बना हुआ है। ये तीनों जगह पे आपको ये लॉस देखने को मिलेगा। फिर आप बात आ जाती है कि आयरन लॉस यानी कि लौह हानि कहाँ पे होता है। आपको बताए थे कि आयरन लॉस होता है हमेशा कोर में होता है दोस्तों। कहाँ पे होता है, आयरन लॉस हमेशा कांची में होगा, कोर में होगा। और यहाँ पे डीसी मशीन में कितने कोर देखे दोस्तों, तो दो कोर देखे। एक क्या देखे, एक थे आर्मेचर का कोर देख लिए, जिसपे आर्मेचर की वाइंडिंग रखी हुई है। ठीक है, आर्मेचर कोर हो गया। दूसरा क्या हो गया दोस्तों, तो दूसरा बोलिए सर फील्ड वाइंडिंग का जो कोर है वो हो जाएगा। ठीक है, तो फील्ड कोर बोल दीजिए, फील्ड वाइंडिंग जिस पर लपेटा हुआ है वो हो जाएगा, तो फील्ड कोर हो गया। तो दोनों जो है कोर हो गया। ठीक है, अब आ जाता है सर ये मैकेनिकल लॉस, जिसको यांत्रिक हानि बोल रहे हैं, ये कहाँ पे होता है सर, तो देखिए ये हो जाता है आपका ब्रश में। जो ब्रश है ना, आपको पता है ब्रशों के क्या होता है, घर्षण होता है। ब्रश क्या होता है दोस्तों, तो मूविंग जो पार्ट है, मूविंग पार्ट को क्या करता है, घर्षण करके रखता है, वहां से ब्रश जो है क्या करता है, आउटपुट लेता है। ठीक है, कम्यूटेटर पे जो ब्रश रहता है घर्षण करते रहता है, तो ब्रश हो गया। बियरिंग हो गया दोस्तों, आपको पता है कि बीयरिंग भी होता है। ठीक है, शाफ्ट से जो है बीयरिंग जुड़ा हुआ होता है, ताकि जो मोटर है या जनरेटर जो है आराम से घूम सके। बीयरिंग हो गया, यहाँ पे घाना हो गया। और कहाँ पे हो गया, तो आपका विंडेज लॉस होता है दोस्तों इसमें। विंडेज यानी कि हवा के कारण जो घर्षण हुआ ना, देखिए जब घूम रहा है कोई वस्तु तो वहाँ पे हवा भी आएगा, तो हवा से जो घर्षण हुआ ना, मूविंग पार्ट में हवा से जो घर्षण हुआ ना, वो भी इसी में आता है। ठीक है, तो आपका फ्रिक्शन हो गया कहाँ पे, ब्रश पे और बीयरिंग पे। और विंडेज लॉस हो गया, हवा के कारण जो घर्षण हुआ दोस्तों, वो भी इसी में आ जाएगा, यांत्रिक लॉस में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी तीन हो गया, ब्रश हो गया, बीरिंग हो गया और विंडेज हो गया। चल, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है दोस्तों। कॉपर लॉस में आपका आर्मेचर कॉपर लॉस, शंट फील्ड कॉपर लॉस, सीरीज फील्ड कॉपर लॉस। ठीक है, वही आपका जो ये आयरन लॉस है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे दो प्रकार का लॉस होता है। एक होता है हिस्टेरिसिस लॉस और एक होता है ईडी करंट लॉस। ठीक है, हिस्टेरिसिस लॉस और ईडी करंट लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस क्यों होता है दोस्तों, हिस्टेरिसिस लॉस क्यों होता है, तो आपको पता है, आपको क्या पता है भाई, आपको पता है कि जो बार बार जो है, ठीक है, आपको क्या पता है दोस्तों, आपको पता है कि आर्मेचर में जो फ्लक्स बन रहा है दोस्तों, आर्मेचर में जो फ्लक्स बन रहा है कैसा फ्लक्स है, तो सर वो एसी फ्लक्स है। कैसा फ्लक्स है, अल्टरनेटिंग फ्लक्स बन रहा है। ठीक है, और वो क्या कर रहा है दोस्तों, तो बार बार जो है मैग्नेटिक मटेरियल जो है, जो कोर जिससे बना हुआ है, उसको क्या कर रहा है, कभी इधर कर दे रहा है, कभी उधर कर दे रहा है। ठीक है, तो घर्षण हो जा रहा है, मॉलिक्यूल के लेवल पे क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है। इसी कारण हिस्टेरिसिस लॉस होता है। ईडी करंट लॉस क्यों होता है दोस्तों, तो ईडी करंट लॉस इसीलिए होता है, ईडी करंट लॉस जो है इसीलिए होता है क्योंकि कोर में जो है ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, कोर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और ईडी करंट उसमें बहने लगता है। चलिए, अब का मैकेनिकल में आता है फ्रिक्शन लॉस हो गया, एक हो गया विंडेज लॉस। फ्रिक्शन लॉस कहाँ कहाँ पे है, तो फ्रिक्शन लॉस आप बोलेंगे सर बियरिंग में हो गया, और कहाँ पे है, तो ब्रश में हो गया। बियरिंग और ब्रश में फ्रिक्शन लॉस हो गया। अब विंडेज लॉस हो गया आपका हवा के घर्षण के कारण। चल, अब बात कर लेते हैं शुरू से एक बार कॉपर लॉस के बारे में, यानी ताम्र हानि के बारे में। तो ताम्र हानि दोस्तों कहाँ पे होगा, जहाँ पे तांबा होगा, यानी कि जहाँ पे कॉपर की वाइंडिंग होगी। कहाँ कहाँ पे होती है कॉपर की वाइंडिंग भाई, तो कॉपर की वाइंडिंग आपको पता है सर, आर्मेचर वाइंडिंग हो गई और फील्ड वाइंडिंग हो गई। तो यहाँ पे ही जो हानि होगा उसको बोलेंगे ताम्र हानि। यहाँ पे जो हानि होगा उसको बोलेंगे ताम्र हानि या फिर कॉपर लॉस बोलेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों करेंट पे निर्भर करता है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है ताम्र हानि, वो क्या होता है दोस्तों, आई स्क्वायर आर होता है, आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि करंट पे निर्भर करता है ये, करंट के स्क्वायर पे निर्भर करता है ये हानि जो है। ठीक है, कॉपर लॉस होता है आई स्क्वायर आर,
मतलब करंट पे निर्भर करता है, ये समझ लीजिएगा। चल, तो करंट को कम करेंगे तो हानि क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। करंट को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, हानि ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, चल, और हमको क्या करना है, हानि तो हमेशा हमको कम करना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो जो आर है यानी प्रतिरोध है उसका मान क्या करेंगे, कम करने का प्रयास करेंगे। कैसे कम होगा, आर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो रो एल बाई ए होता है। आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। ए क्या है यहाँ पे, तो एरिया है। एरिया को अगर बढ़ाइएगा मतलब मोटा तार कर दीजिएगा, एरिया को बढ़ाने का मतलब क्या है, तार जो है मोटा तार हो गया। ठीक है, थिक वायर हो गया, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, थिक वायर हो गया, क्या हो जाएगा, रजिस्टेंस जो है घट जाएगा। और रजिस्टेंस घट जाने से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जो है आई स्क्वायर आर लॉस हो जाएगा, जो घट जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ताम्र हानि को कम रखने के लिए क्या करते हैं, ताम्र हानि को कम रखने के लिए क्या करते हैं, मोटे कंडक्टर का प्रयोग करते हैं, मोटे मोटे तारों का प्रयोग करते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ रहा है। आप कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, आपका कमेंट जो है बहुत ही वैल्यूएबल होता है, हम लोग को पढ़ के बहुत ही खुश होते हैं। चलिए दोस्तों, ये लौह हानि के बारे में बात करेंगे। लौह हानि का एक और नाम है दोस्तों, उसका नाम है कोर हानि। ठीक है, कोर लॉस। आयरन लॉस तो एक नाम है ही, एक नाम क्या है, कोर लॉस भी नाम है। एक नाम क्यों है कोर लॉस, क्योंकि ये हानि जो होता है दोस्तों कोर में ही होता है, विशेष रूप से कहाँ होता है, कोर में होता है। अब देखिए, आपको बताया था कि एक आर्मेचर का कोर हो गया जिसपे जो है आर्मेचर का कंडक्टर रखा हुआ है, और एक फील्ड का कोर हो गया जिसपे जो है फील्ड का कंडक्टर रखा हुआ है, फील्ड वाइंडिंग का कंडक्टर रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा फील्ड कोर। ठीक है, तो एक फील्ड कोर हो गया, एक आर्मेचर कोर हो गया, और यहीं पे होता है कोर हानि। ठीक है, यहीं पे होता है कोर हानि या फिर आयरन लॉस। ठीक है, चलिए, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्मेचर कोर और फील्ड कोर में ये हानि होता है, और इसीलिए इसको जो है आयरन लॉस भी कहते हैं और इसको कोर लॉस भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोर लॉस, इसीलिए इसको बोलते हैं। ये दोस्तों मुख्यतः होता है दो प्रकार का, आप पहले ही पढ़े हैं, मुख्यतः कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस हो गया। दूसरा क्या हो गया, ईडी करंट लॉस हो गया दोस्तों। दूसरा क्या हो गया, ईडी करंट लॉस हो गया, हिस्टेरेसिस करंट, हिस्टेरेसिस लॉस, एक हो गया ईडी करंट लॉस। चलिए, अब देखिए दोस्तों, दोनों का फार्मूला जो है बेहद जरूरी है, फार्मूला पे क्वेश्चन आता है। तो हिस्टेरेसिस लॉस दोस्तों होता क्यों है, पहले एक बार ये समझ लीजिए। तो हिस्टेरेसिस लॉस इसलिए होता है कि कोर पदार्थ बार बार चुंबकीयकरण होता है और बार बार अचुंबकीयकरण होता है। तो इसके कारण क्या होता है, वहाँ पे जो है मॉलिक्यूल के लेवल पे घर्षण होता है, और इसी कारण आपका हिस्टेरेसिस लॉस देखने को मिलता है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका फार्मूला बड़ा ही सिंपल होगा, क्या हो जाएगा, के एच। ठीक है, ये कांस्टेंट है, बी एम टू द पावर 1.6 गुना फ्रीक्वेंसी गुना वॉल्यूम, मतलब आयतन। किसका आयतन, तो जो मैग्नेटिक कोर है दोस्तों उसका आयतन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, के एच बी एम टू द पावर 1.6 गुना एफ गुना भी। ठीक है, अब के एच क्या है दोस्तों, तो इसको बोल सकते हैं आप हिस्टेरेसिस कांस्टेंट है, हिस्टेरेसिस लॉस है इसलिए क्या हो जाएगा, हिस्टेरेसिस कांस्टेंट हो जाएगा। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो स्टिनमेज हिस्टेरेसिस कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, स्टिनमेज हिस्टेरेसिस कोफिशिएंट। तो आप सिंपल याद रखिए कि हिस्टेरेसिस कोफिशिएंट है के एच। एफ जो हो गया आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, भी हो गया कोर का आयतन हो गया, मतलब कोर का दोस्तों वॉल्यूम हो गया। ठीक है, कोर जो है ना उसका वॉल्यूम हो गया। बी एम क्या हो गया दोस्तों, तो बी एम क्या हो गया, तो बी एम हो जाएगा दोस्तों मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, जो कि टेस्ला में नापते हैं। ठीक है, तो अधिकतम फ्लक्स का घनत्व हो जाएगा बी। और ये वाला जो लॉस है दोस्तों, हिस्टेरेसिस लॉस, ये कोर की पदार्थ की गुणवत्ता पे निर्भर करता है। अगर अच्छा पदार्थ लीजिएगा तो ये वाला हानि जो हो जाएगा अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, ये हानि क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा अगर अच्छा पदार्थ लीजिएगा तो। दूसरा आता है दोस्तों भावा धारा हानि, इसको बोलते हैं ईडी करंट लॉस। क्या बोलते हैं, ईडी करंट लॉस। ये क्यों होता है दोस्तों, ये इसीलिए होता है क्योंकि कोर में होता है दोस्तों ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, कोर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और उस ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद क्या होता है, कोर में जो है भंवर धारा बहता है। भंवर धारा दोस्तों गोल 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 ऐसे धारा जो है बहता है, कहाँ पे, तो कोर में। कहाँ पे ऐसे बहता है दोस्तों, तो कोर में ऐसा भंवर धारा बहता है, और उसके कारण ये हानि होता है। फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला बड़ा आसान है, क्या हो जाएगा, सिंपल, ईडी करंट लॉस इक्वल टू ईडी करंट कोफिशिएंट गुना बी एम टू का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। वहाँ पे 1.6 था, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का भी स्क्वायर हो जाएगा, थिकनेस का भी स्क्वायर हो जाएगा, और गुना भी हो जाएगा। ठीक है, तो के तो एक कोफिशिएंट हो गया, ईडी करंट कोफिशिएंट। बी एम क्या है दोस्तों, तो वही आपका मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। एफ क्या है दोस्तों, तो फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति हर्ज में। टी क्या है दोस्तों, टी क्या हो जाएगा, थिकनेस, थिकनेस को बोलेंगे या मोटाई बोल सकते हैं। ठीक है, टी क्या हो जाएगा, थिकनेस, थिकनेस हो जाएगा टी, या मोटाई इसको बोल सकते हैं। किसका मोटाई, तो लेमिनेशन का मोटाई। अब भी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कोर का आयतन। भी क्या हो जाएगा, तो कोर का आयतन।
ये वाला लॉस को कैसे घटा सकते हैं दोस्तों? ये वाला लॉस को घटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो कोर है उसको लैमिनेट करना पड़ेगा। लैमिनेट करने का मतलब क्या होता है, ये एक मोटा सा कोर ना रख करके, एक ऐसे पूरा भरन सा कोर ना रख करके, पूरा फील वाला कोर ना रख करके क्या करना है, उसको कट कट करके रखना है। ठीक है, कैसे रखना है, तो प्लेट प्लेट करके इसे जोड़ देना है। ठीक है, प्लेट प्लेट करके इसे जोड़ देंगे, इस तरीके से रखेंगे ना, तो ये हानि अपने आप कम हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया कि दोनों जो है, हिस्टैरिसीस लॉस हो चाहे ईडी करंट लॉस हो, दोनों है क्या, विलन ही है। क्या है, एक विलन ही है, एक्टर नहीं है। ठीक है, हीरो नहीं है, दोनों क्या है, विलन है। तो दोनों को कम करने के कुछ उपाय आपको हम बताएंगे। ठीक है, दोनों को कम करने के कुछ उपाय हम बताएंगे। एक तरफ लिख लेते हैं हिस्टैरिसीस लॉस, और दूसरी तरफ लिख लेते हैं दोस्तों ईडी करंट लॉस। दोनों को कम करने का उपाय, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, दोनों करंट को जो है, दोनों लॉस को जो है कैसे कम कर सकते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस। ये दोनों किसका लॉस है भाई, दोनों सारी तो कोर का लॉस है। किसका लॉस है, ये कोर का लॉस। चलिए, तो हिस्टैरिसीस लॉस पहले ध्यान दे लेते हैं। तो हिस्टैरिसीस लॉस में देखिए दोस्तों, पहला है जो कोर का मटेरियल होगा, कोर का मटेरियल होगा क्या होगा, तो सिलिकॉन स्टील होगा। ठीक है, कोर का जो मटेरियल प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, तो सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करेंगे। क्या होगा सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करने से, क्या होगा दोस्तों, सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करने से, तो सिलिकॉन स्टील के प्रयोग करने से दोस्तों फ़ायदा ये होगा कि सिलिकॉन स्टील का दोस्तों जो कोर होता है ना, उसका अगर बीएच कर्व आप देखिएगा, बीएच कर्व देखिएगा ना सिलिकॉन स्टील का, ठीक है, सिलिकॉन स्टील का बीएच कर्व आप देखिएगा ना, तो उसका एरिया होता है बड़ा कम होता है। ठीक है, इसका जो एरिया होता है स्मॉल होता है, एरिया क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। और इसके कारण क्या होगा दोस्तों, हानि जो होगा बहुत ही कम हो जाएगा। यानी कि एक नंबर बिंदु और कौन सा भाई, एक नंबर बिंदु और कौन सा, एक नंबर बिंदु और 4 नंबर बिंदु जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक नंबर बिंदु और 4 नंबर बिंदु क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सिलिकॉन स्टील ले लीजिए या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल ले लीजिए जिसका जो है लो बीएच, लूप का एरिया लो होता है। ठीक है, बीएच कर्व जो बन रहा है ना, उसका एरिया जो होता है कम होता है। कोई भी ऐसा मटेरियल ले सकते हैं, सिलिकॉन स्टील एक जो है अच्छा एग्जाम्पल है उसका। चलिए, पहला बिंदु और चौथा बिंदु जुड़ा हुआ है। और दूसरा क्या तरीका हो सकता है, तो सीआरजीओ का मटेरियल इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, कौन सा इस्तेमाल कीजिए, तो सीआरजीओ स्टील का मटेरियल जो है इस्तेमाल कीजिए। इसका क्या फ़ायदा है, तो इसका जो है आपका हिस्टैरिसीस कांस्टेंट जो दिखाए थे ना, हिस्टैरिसीस कोफिशिएंट बोल सकते हैं इसको, वो कम होता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट जुड़ा हुआ है। तो हिस्टैरिसीस कोफिशिएंट क्या होता है, इसका कम होता है, कांस्टेंट नहीं कोफिशिएंट। ठीक है, तो हिस्टैरिसीस कोफिशिएंट क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे इसका कम हो जाता है। हिस्टैरिसीस कोफिशिएंट कम हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब बात साफ है कि आपका हिस्टैरिसीस लॉस भी कम हो गया। तो दूसरा नंबर पॉइंट और चौथा नंबर पॉइंट इसमें जुड़ा हुआ था। चलिए, इसलिए दोनों को एक एक कलर से टिक मार देंगे। चलिए देख लीजिए, आपको जैसे बताए थे ना कि पीएच बराबर क्या हो जाता है, आपका हिस्टैरिसीस लॉस बराबर क्या हो जाता है, तो बताए थे सर, के एच बी एम टू द पावर 1.6 गुना फ्रीक्वेंसी, है ना, गुना आपका वॉल्यूम। आपका हिस्टैरिसीस कोफिशिएंट ये वाला घट गया, हिस्टैरिसीस कोफिशिएंट जो है स्टीनमाइज हिस्टैरिसीस कोफिशिएंट घट गया, तब वो क्या हो जाएगा, जो हिस्टैरिसीस लॉस है वो अपने आप घट जाएगा। ठीक है, हिस्टैरिसीस लॉस को आप पीएच या फिर डब्ल्यूएच से दिखा सकते हैं। ठीक है, पीएच या फिर डब्ल्यूएच से आप दिखा सकते हैं, तो ये आपका अपने आप घट जाएगा। तो ये फायदा हो गया। अब आते हैं ईडी करंट पे। अब किस पे आते हैं दोस्तों, अब आते हैं ईडी करंट पे। ईडी करंट में क्या है, तो ईडी करंट को आपको बताया था कि लैमिनेटेड कोर का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है, लैमिनेटेड कोर का इस्तेमाल करना है। अब ये क्या होता है, देखिए, तो जो कोर होता है ना दोस्तों, उसको जो है आप एक पूरा का पूरा एक मटेरियल बरंत ना यूज़ करके क्या कीजिएगा, सीट सीट वाला इस्तेमाल करना है। इस तरह का आपको जो है कोर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसी को बोलते हैं लैमिनेटेड कोर। और हर एक का मोटाई जो होना चाहिए कम से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हर एक का मोटाई जो है कम से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, तो आपको जो है 0.35 टू 0.50 मिलीमीटर के आसपास होना चाहिए, इस रेंज में होना चाहिए। और दोनों सीट के बीच में, हर एक सीट के बीच में क्या होना चाहिए दोस्तों, इंसुलेशन होना चाहिए। हर एक सीट के बीच में क्या होना चाहिए, इंसुलेशन भरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंसुलेशन, ताकि करंट जो है एक लूप से, एक सीट से दूसरे सीट में ना चला जाए। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, इंसुलेशन भरा होना चाहिए। और क्या करना है, इसमें भी आपको सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करना है। इसमें भी क्या करना है आपको, सिलिकॉन स्टील का प्रयोग कीजिएगा ना, कोर जो है सिलिकॉन स्टील से बनाइएगा ना, तो क्या होगा, आपको एडी करंट लॉस जो है अपने आप कम हो जाएगा। क्योंकि सिलिकॉन स्टील का जो रेजिस्टेंस होता है दोस्तों, सिलिकॉन स्टील का जो रेजिस्टेंस होता है दोस्तों, उसका मान क्या होता है, ज़्यादा होता है।
और रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा हो गया, इसका मतलब इसमें जो करंट बह रहा है, इसको ईडी करंट बोल रहे हैं, वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो लॉजिक याद रखना, तो लॉजिक याद रख सकते हैं, और नहीं तो आप सिंपल याद कर सकते हैं कि सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है। चलिए, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको जो है दिक्कत ना हो। समझ में आ गया? ये किसके लिए बोल रहे हैं भाई? तो सिलिकॉन स्टील के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, सिलिकॉन स्टील के लिए वाला जो है बोल रहे हैं। सिलिकॉन स्टील में रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो ईडी करंट अपने आप क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ईडी करंट घट गया तो ईडी करंट लॉस भी अपने आप घट जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो है आपको स्लाइड समझ में आ गया होगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, हिस्टैरिसीस लॉस को कम करना तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों? तो सिलिकॉन स्टील इस्तेमाल कीजिए या फिर CRGO स्टील इस्तेमाल कीजिए। दोनों का लॉजिक बता दिए कि क्या लॉजिक है। ठीक है, अब देखिए, ईडी करंट को कम करना तो क्या करना है दोस्तों? आपको लेमिनेशन करना है कोर का, और हर एक सीट के बीच में आपको इंसुलेशन देना है, या फिर आप सिलिकॉन स्टील का जो है कोर बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हर एक सीट जो बना रहे हैं दोस्तों, लेमिनेटेड सीट जो है उसको चौड़ाई को कम से कम रखना है। क्या करना है? कम से कम रखना है। क्योंकि आपको क्या पता है, आपको पता है दोस्तों कि ईडी करंट लॉस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होता है। जैसे आपको थिकनेस कम गया तो आपका क्या हो जाएगा, ईडी करंट जो लॉस हो जाएगा कम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका हिस्टैरिसीस लॉस। पहला जो फोटो है वो क्या चीज़ का है, हिस्टैरिसीस लॉस वाला फोटो है। अब दूसरा हो जाता है आपका ईडी करंट का फोटो। ठीक है, ईडी करंट हानि। तो पहले हिस्टैरिसीस लॉस पर ध्यान दे लेते हैं। हिस्टैरिसीस लॉस में क्या आपको बताया गया है? तो हिस्टैरिसीस लॉस में आपको बताया गया है कि जो भी BH कर्व होता है, देखिए ये वाला कर्व क्या है, BH कर्व, और इसका लूप बन रहा है। क्या बन रहा है? एक लूप बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एक लूप बन रहा है कि नहीं बन रहा? देखिए, यहाँ से शुरू हुआ, मैग्नेटाइजेशन हुआ, फिर डीमैग्नेटाइजेशन हुआ दोस्तों, तो ऐसे आया, और फिर से मैग्नेटाइजेशन किया तो ऐसे हुआ दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या बना रहा है? एक कर्व बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बना रहा है। एक कर्व बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बना रहा है। तो इसका जो कर्व का क्षेत्रफल होगा दोस्तों, इस कर्व का जो एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा दोस्तों, उसका जो हानि होता है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा आपका हानि होगा, हिस्टैरिसीस हानि होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा आपको हिस्टैरिसीस हानि होगा। लेकिन हमको क्या करना है, हमको हिस्टैरिसीस हानि को कम करना है। तो जो मटेरियल होगा, जो मटेरियल का हिस्टैरिसीस हानि कम होता है, यानी कि इस एरिया जो होता है, BH लूप का एरिया होता है, कम होता है, उसी का हमको प्रयोग करना है। ठीक है, उसी का हमको क्या करना है दोस्तों, प्रयोग करना है। वही बात आपको यहाँ पे बताया गया है। वही बात आपको क्या बताया गया यहाँ पे, सिलिकॉन स्टील में दोस्तों ऐसा होता है। तो ये सिलिकॉन स्टील का जो एरिया होता है कम होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो सिलिकॉन स्टील का एरिया होता है दोस्तों बहुत ही कम होता है, इसलिए इसका प्रयोग करना है। तो ये तो हो गया आपका हिस्टैरिसीस लॉस के बारे में। अब ईडी करंट लॉस आपको बताए थे दोस्तों, क्या बताए थे कि कोर जो है, कोर में आपका क्या होता है दोस्तों, तो EMF इंड्यूस हो जाता है, और इस EMF इंड्यूस होने के कारण क्या होता है, करंट जो है लूप में ऐसे बहता है। करंट क्या चीज़ होता है, लूप में जो है दोस्तों ऐसे बहता है, और ये क्या करता है, हानि करता है। कोर को गर्म कर देगा और हानि करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है? तो क्या कीजिएगा, ये जो कोर है दोस्तों, इसको कोर को क्या करना है, कट कर देना है। कोर को जो है कट 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 कर देना है। ठीक है, ऐसे देखिए, तो इस प्रकार से आप कट कर दीजिए। तो कोर को कट करके देखिए, बना दिए कि नहीं बना दिए? तो कट कर दिए, तो ये जो करंट बह रहा है वो क्या हो गया, कम हो गया। उसको कम कम EMF इंड्यूस होगा, करंट भी कम बहेगा, तो अपने आप जो है हानि हो जाएगा कम। अपने आप क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा कम। और हर एक दो जो सीट है दोस्तों, हर एक दो सीट के बीच में क्या है, इंसुलेशन रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, इंसुलेशन, ताकि आपस में ये दोनों जो है करंट पास ना हो पाए, करंट क्या ना हो पाए, पास ना हो पाए। तो ये आपका हो गया। और हर एक थिकनेस जो है, देखिए हर एक का थिकनेस जो है T हो जाएगा। थिकनेस को क्या कर दिए, कम कर दिए, तो अपने आप आपको ईडी करंट लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ईडी करंट लॉस कम हो जाएगा। तो लैमिनेटेड कोर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, लैमिनेटेड कोर। यानी कि पूरा जो है एक सॉलिड कोर ना लेकर के, कोर को क्या किए हैं, सीट में करके उसको जो है एक साथ ले आए हैं, सीट बना करके एक साथ ले आए हैं। चलिए, तो इससे आपका जो है ईडी करंट हानि कम हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों तीसरे हानि के बारे में, जिसका बात हम लोग कर रहे थे। ये पहले हानि क्यों आया है बताइए मुझे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग धीरे धीरे करके सब कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, क्लास जो है बेहद रोमांचक हो रहा है, मुझे उम्मीद है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा सर कि रोमांचक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये मैकेनिकल लॉस इसीलिए आया है दोस्तों, क्योंकि ये DC मशीन जो है वो घूमने वाला DC मशीन है। DC मशीन में क्या है, घूमना है, घूमता है। DC मशीन क्या होता है, घूमता है, इसीलिए वाला हानि हो रहा है। इसीलिए आपको यांत्रिक हानि देखने को मिल रहा है। क्यों, कहाँ कहाँ पे हानि हो रहा है दोस्तों,
तो आपको बताया था दोस्तों, ये जो हो रहा है बियरिंग घर्षण के कारण हो रहा है, वायु घर्षण के कारण हो रहा है और ब्रश घर्षण के कारण हो रहा है। ठीक है, और ये हानि किस पे निर्भर करता है, तो स्पीड पे निर्भर करता है, कितना स्पीड में जो है आपका रोटर घूमता है उस स्पीड पे निर्भर करता है। कितना स्पीड जो है रोटर आपका घूमता है उस स्पीड पे निर्भर करता है। ठीक है, जब रोटर घूमता है तो कितना स्पीड पे घूमता है उस स्पीड पे ये निर्भर करता है। आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो दोस्तों हानि तो हम लोग पढ़ लिए, तीनों हानि क्या पढ़ लिए, कॉपर लॉस, आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस। अब दोस्तों जो लॉस पढ़े उसको कुछ कैटेगरी में बांटना पड़ेगा, कुछ हानि जो है दोस्तों इसमें स्थिर हानि है यानी कि कांस्टेंट हानि है, और कुछ हानि जो है दोस्तों इसमें अस्थिर हानि है यानी कि वेरिएबल हानि। ठीक है, तो एक बार देख लेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कांस्टेंट हानि में क्या आता है दोस्तों, तो आपको हमेशा पता है कि आयरन लॉस जो होता है दोस्तों वो कांस्टेंट होता है। आयरन लॉस जो होता है कांस्टेंट होता है, आप ट्रांसफार्मर में भी पढ़े थे। आयरन लॉस क्या होता है, तो कांस्टेंट में आता है। और क्या है, दोस्तों, तो मैकेनिकल लॉस जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, घर्षण लॉस भी जो पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, वो भी क्या चीज में आता है, कांस्टेंट में आता है, वो भी कांस्टेंट लॉस होता है। ठीक है, तो मैकेनिकल लॉस जो अभी पढ़े हैं यहाँ पे वो भी क्या होगा, वो भी आपका कांस्टेंट लॉस ही है। क्या है वो, कांस्टेंट लॉस है। मतलब कि करंट को बढ़ाइए, लोड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जनरेटर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जनरेटर में लोड क्या होता है दोस्तों, तो इलेक्ट्रिकल लोड होता है। तो करंट कितना भी बढ़ जाए आपको जो है कांस्टेंट लॉस नहीं बढ़ने वाला है। ठीक है, ना घटने वाला है। तो करंट जो है यहाँ पे आपको आउटपुट क्या है, करंट है। तो करंट कितना भी बढ़ा दीजिए, करंट बढ़ाने का मतलब क्या है कि लोड को बढ़ाना। करंट को बढ़ाने का सीधा सीधा मतलब क्या है कि लोड को बढ़ाना। तो लोड कितना भी बढ़ा दीजिए, ये लॉस जो है कांस्टेंट, और लॉस जो है कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो मैकेनिकल लॉस भी कांस्टेंट रह गया। ऊपर से शंट फील्ड का लॉस देखेंगे दोस्तों, तो शंट फील्ड में जो करंट बहता है दोस्तों वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। शंट फील्ड में जो भी करंट बहता है दोस्तों हमेशा क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। तो वो भी आपको क्या चीज में आ जाएगा, तो वो भी आपका इसी में आ जाएगा, वो भी आपको क्या चीज में आ जाएगा, कांस्टेंट हानि के बीच में आ जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट वाले कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये तीन को बन गया जो है आपका कांस्टेंट का कैटेगरी बन गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ये तीनों मिलके क्या बनता है दोस्तों, तो कांस्टेंट की कैटेगरी बनता है। ठीक है, तो ये तीनों मिलके कांस्टेंट का कैटेगरी बनाता है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो ये हो गया स्थिर लॉस, क्या हो गया, स्थिर हानि। तीनों मिलके क्या हो गया, ये तो स्थिर हानि हो गया दोस्तों। चलिए, अब बात करते हैं वेरिएबल लॉस के बारे में। वैसा लॉस जो कि लोड बदलने पर खुद भी बदलता है, खुद भी बदलता है। दोस्तों लोड करंट जब बढ़ेगा आपको आर्मेचर का करंट बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है जनरेटर आर्मेचर से ही करंट देता है। ठीक है, तो आर्मेचर लॉस हो जाएगा, आर्मेचर का कॉपर लॉस हो जाएगा दोस्तों, इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आर्मेचर का जो कॉपर लॉस है वो हमेशा क्या चीज में आएगा, आर्मेचर का जो कॉपर लॉस है दोस्तों हमेशा क्या चीज में आएगा, तो वो आपका हमेशा जो है अस्थिर में आएगा, मतलब वेरिएबल में आएगा। चलिए, और आपका सीरीज फील्ड का लॉस है दोस्तों, सीरीज फील्ड का जो लॉस है वो भी क्या चीज़ में आएगा दोस्तों, तो वही वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि सीरीज फील्ड में वही करंट बहता है जो आर्मेचर में बहता है। ठीक है, सीरीज फील्ड में वही करंट बहता है जो कि आर्मेचर में बहता है। ठीक है, यानी कि लोड करंट बढ़ेगा तो सीरीज फील्ड का करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, सीरीज फील्ड का भी करंट जो है दोस्तों बढ़ेगा। तो ये दोनों आ जाते हैं किसमें, ये दोनों आ जाते हैं दोस्तों वेरिएबल लॉस में, और ये दोनों को लॉस को जब जोड़ दीजिएगा तो क्या चीज़ आ जाएगा, कुल लॉस आ जाएगा। ये दोनों लॉस को जब जोड़ दीजिएगा, कांस्टेंट लॉस और वेरिएबल लॉस, तो क्या जाएगा, कुल लॉस आ जाएगा दोस्तों, कुल लॉस आ जाएगा। चलिए, अभी ये कैटेगरी क्यों की है अभी आपको समझाते हैं। ये वाला चीज़ों को आप याद रखिए, कौन जो है वेरिएबल लॉस में आता है और कौन जो है आपका कांस्टेंट लॉस में आता है। एग्जामिनेशन में पूछ सकता है दोस्तों, तो ये बात को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा अच्छे से। अब दोस्तों हम लोग दक्षता का भी बात कर लेंगे यहीं पे। दक्षता मतलब इफिशियंसी, दक्षता मतलब क्या चीज़ भाई, इफिशियंसी। इंग्लिश मीडियम वाले इफिशियंसी और हिंदी मीडियम वाले दक्षता। किसके बारे में बात हो रहा है दोस्तों, तो डीसी जनरेटर के बारे में बात हो रहा है, डीसी जनरेटर के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो आउटपुट पावर, यहाँ पे आउटपुट पावर कैसा होता है, तो इलेक्ट्रिकल आउटपुट होता है डिवाइड बाय इनपुट पावर। इनपुट पावर कैसा होता है दोस्तों, तो मैकेनिकल होता है। ठीक है, मैकेनिकल होता है। और इसको क्या लिख सकते हैं, तो आउटपुट पावर, तो आउटपुट पावर ही हो गया दोस्तों। नीचे क्या लिख सकते हैं, तो आपको क्या बताया था दोस्तों कि लॉस बराबर क्या होता है, लॉस बराबर होता है पावर इनपुट माइनस पावर आउटपुट, यही होता है लॉस। तो पावर इनपुट को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो पावर इनपुट को लिख सकते हैं दोस्तों आप लोग पावर आउटपुट प्लस लॉस। पावर आउटपुट प्लस लॉस लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो नीचे इनपुट जो उसको लिख देंगे आउटपुट पावर प्लस लॉस। अब देखिए दोस्तों, लॉस जो है हम लोग अभी क्या किए थे, दो कैटेगरी में बांटे थे। क्या बांटे थे, दो कैटेगरी में बांटे थे।
तो लिख दीजिए पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर आउटपुट प्लस हानि, लॉस। लॉस क्या बांटे थे दोस्तों? तो एक बांटे थे वेरिएबल लॉस, एक बांटे थे फिक्स लॉस। तो एक लिख दीजिए फिक्स लॉस और प्लस मान लीजिए क्या, वेरिएबल लॉस, क्योंकि दोनों लॉस मिला के क्या हो रहा था, कुल लॉस आ रहा था। तो कुल लॉस क्या लिख सकते हैं हम लोग, कुछ पार्ट जो हो गया आपका वेरिएबल लॉस हो गया, कुछ पार्ट हो गया आपका फिक्स लॉस हो गया। तो ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब जब देखिए दोस्तों, आपको बात करेगा कि इफिशियंसी जो है मैक्सिमम कम होगा, अधिकतम इफिशियंसी कब होगा। ये दोस्तों आपको बताए थे ट्रांसफार्मर में भी कि इफिशियंसी जब भी पूछेगा कि अधिकतम इफिशियंसी कब होगा, ये आज भी बता रहे हैं, फ्यूचर में भी कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कि इफिशियंसी जो है अधिकतम कब होगा। अधिकतम तभी होता है इफिशियंसी दोस्तों जब फिक्स लॉस और वेरिएबल लॉस क्या होता है, बराबर होता है। जब फिक्स लॉस और वेरिएबल लॉस जब बराबर होते हैं तभी जाकर आपका एफिशिएंसी जो है मैक्सिमम होता है। ये कंसेप्ट को ध्यान में रखिए, ठीक है। स्थिर हानि और अस्थिर हानि जब बराबर होगा दोस्तों तभी जाकर आपका एफिशिएंसी क्या होगा, अधिकतम होगा। तो स्थिर हानि हो गया ये वाला, ये हो गया अस्थिर हानि। उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ रहा है दोस्तों। अगर आप समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है। तो एफिशिएंसी आपका मैक्सिमम कब होगा, जब फिक्स हानि और वेरिएबल हानि आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए, तो ये वाला कंडीशन जो है बेहद जरूरी है, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बार बार के पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि फार्मूला की कि जो आपका डीसी जनरेटर है उसमें एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों बहुत तरह का जो है एफिशिएंसी यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। हमको देखिए मोटा मोटी क्या पता है भाई, हमको क्या पता है दोस्तों, हमको पता है दोस्तों, ये देखिए ये आपका जनरेटर है, ये आपका क्या है, जनरेटर जी। कुछ पावर इनपुट गया, ये इनपुट पावर कैसा है, तो आपका इनपुट पावर जो है मैकेनिकल है। कुछ पावर जो आउटपुट हुआ, हमको यही पता है। तो एफिशिएंसी क्या कर देंगे, आउटपुट बटे इनपुट कर देंगे। आउटपुट पावर कैसा है दोस्तों, तो इलेक्ट्रिकल है। इनपुट पावर कैसा है, मैकेनिकल है। तो हमको जो पता है एफिशिएंसी क्या है दोस्तों, ये वाला है। ये वाला फॉर्मूला कहाँ पे है, तो कॉमर्शियल एफिशिएंसी इसको बोलते हैं, ठीक है, कॉमर्शियल एफिशिएंसी बोलते हैं। तो आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर डिवाइडेड बाय इनपुट, ये इनपुट मैकेनिकल पावर, ठीक है। आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर डिवाइडेड बाय इनपुट मैकेनिकल पावर, ये हो गया इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल आउटपुट, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मैकेनिकल इनपुट। तो वास्तविक में तो यही होता है, ठीक है, वास्तविक में तो यही होता है, क्योंकि हमको पता क्या है, कोई भी जनरेटर होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, तो कुछ पावर जो है वो घुमाता है और कुछ पावर जो है इलेक्ट्रिकल रूप में बाहर निकलता है। तो ये दोनों हम लोग पावर के बारे में जानते हैं बस, ठीक है। अब जो दोस्तों कुछ और भी यहाँ पे डिफिनेशन दिया हुआ है, एक होता है मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल इफिशियंसी, ठीक है। यांत्रिक दक्षता अगर पूछ ले क्वेश्चन में तो क्या होना चाहिए, तो हो जाएगा क्या आपका उत्पन्न इलेक्ट्रिकल शक्ति डिवाइड बाय इनपुट यांत्रिक शक्ति। तो इनपुट आपको पता है दोस्तों यांत्रिक शक्ति है, ठीक है, मैकेनिकल इनपुट है। आउटपुट यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डेवलप्ड आउटपुट हो जाएगा, ठीक है, डेवलप्ड आउटपुट। इलेक्ट्रिकल पावर जो है डेवलप जो हुआ वो, ये कहाँ पर होता है, तो आपको ई गुने आई ए होता है दोस्तों, ठीक है, ई गुने आई ए। ई क्या है, तो आपका इंड्यूस्ड डीएमएफ है, आई ए क्या है, तो आर्मेचर करंट है, ठीक है। आउटपुट पावर क्या होगा, तो आउटपुट पावर आपको दोस्तों वी गुने आई एल होता है। वी हो गया क्या आपका, वी हो गया आपका टर्मिनल वोल्टेज, आई एल क्या हो गया, तो लोड करंट हो गया दोस्तों। ये हो जाता है आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट। ये क्या हो गया, डेवलप्ड पावर, ठीक है, डेवलप्ड इलेक्ट्रिकल पावर। ये भी इलेक्ट्रिकल ही है, ये भी इलेक्ट्रिकल पावर ही है, लेकिन ये क्या है, डेवलप्ड पावर है, ठीक है, ये डेवलप्ड पावर हो जाएगा। वैसे ही अगर बात करेगा इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी की दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट, ठीक है, आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल डेवलप्ड पावर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डेवलप्ड पावर। तो ये वाला फॉर्मूला को जो है आप ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन अगर कोई कुछ पूछ नहीं, खाली पूछ रहा है कि इफिशियंसी क्या होगा, तो हमारा जो है तीसरा वाला सटीक हो जाएगा, ठीक है। हमको तीसरा वाला ही ध्यान में रखना है, ठीक है, तीसरा वाला ही हमको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। ये सब भी आप क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इसलिए हम एक बार लिख दिए हैं। जब भी क्वेश्चन पूछे तो तीनों को तीनों आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन सबसे सटीक क्या है, सबसे सटीक दोस्तों ये है, कॉमर्शियल इफिशियंसी। जब कुछ ना बोले खाली इफिशियंसी बोले तो आपको यही समझना है। और जो मशीन होता है दोस्तों, डीसी मशीन होता है, उसका दक्षता जो होता है लगभग दोस्तों 85% से 95% तक होता है, ठीक है। कोई अगर टिपिकल जनरेटर लेंगे डीसी जनरेटर, तो उसका मुख्यतः जो है एफिशिएंसी जब देखेंगे तो 85 से 95% के बीच में होता है, ठीक है। चलिए, अब आता है दोस्तों एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, उसको बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर तो आपको पता है दोस्तों, आर्मेचर कहाँ पे होता है, ठीक है, आर्मेचर कहाँ पे होता है, तो बोलेंगे सर आर्मेचर जो है वही है ना जो गोल गोल घूमता है। बिल्कुल सही बोलेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही बोलेंगे कि आर्मेचर जो है वही है जो गोल गोल घूमता है। और आपको ये भी पता है कि आर्मेचर के अंदर ये क्या होता है दोस्तों, कंडक्टर रहता है। क्या रहता है, कंडक्टर, यानी कि चालक रहता है,
ठीक है। और यही सब चालक में क्या होता है दोस्तों, तो इंड्यूस ईएमएफ होता है। ये जो चालक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसी में इंड्यूस ईएमएफ होता है। ठीक है, ये सब जो कंडक्टर है इसी में क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ इंड्यूस होता है और करंट भी बहता है दोस्तों। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, फिर इसमें क्या होता है, करंट बहता है। अब देखिए क्रॉस जो हो जाएगा यानी कि मतलब क्या है, करंट अंदर जा रहा है, और डॉट हो जाएगा इसका मतलब क्या है, करंट जो है बाहर आ रहा है। कुछ कंडक्टर में आपको देखिए क्रॉस है और कुछ कंडक्टर में आपको देखिए डॉट है। डॉट करने का क्या मतलब है कि करंट जो है बाहर निकल रहा है, क्रॉस करने का मतलब क्या है, करंट जो है अंदर जा रहा है। ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है, सब जगह आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो ये कंडक्टर है आपका रोटर का, इसको आर्मेचर कंडक्टर बोलते हैं। इसी में ईएमएफ इंड्यूस होता है और इसी में जो है करंट बहता है। अब देखिए दोस्तों, आपको पता क्या है, आपको जो पहले समझना है कि आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है। हम लोग बात कर रहे हैं आर्मेचर रिएक्शन का। तो आर्मेचर रिएक्शन ये होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि पहले जो हो गया मेन फ्लक्स हो गया, दो फ्लक्स यहाँ पे हो जाएगा। एक हो गया मेन फ्लक्स और एक हो गया आर्मेचर में जो करंट बह रहा है उसके कारण फ्लक्स। आर्मेचर में जो करंट बह रहा है उसके कारण फ्लक्स। ठीक है, ये दोनों आपस में भिड़ जाते हैं दोस्तों, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, पटका पटकी कर लेते हैं, भिड़ जाते हैं, और इसी को बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, आर्मेचर रिएक्शन। अब देखिए, अगर आर्मेचर का करंट ही जब जीरो हो जाएगा, आर्मेचर का करंट जब जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो आर्मेचर रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, आर्मेचर रिएक्शन भी जीरो हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि आर्मेचर में करंट रहेगा तभी तो आर्मेचर में ईएमएफ इंड्यूस होगा। एक मिनट, आर्मेचर में जब करंट जीरो हो जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, आर्मेचर का फ्लक्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आर्मेचर रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है ना, क्या होगा, आर्मेचर में जब करंट रहेगा तब जाके आर्मेचर का एक फ्लक्स बनेगा, और मेन फ्लक्स और आर्मेचर का फ्लक्स आपस में पटका पटकी कर लेंगे दोस्तों, और उसी को बोलेंगे आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर में करंट नहीं है तो आर्मेचर रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, वही साफ साफ दिख रहा है कि आर्मेचर का मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, और मेन जो चुंबकीय क्षेत्र है दोस्तों, ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, भिड़ जाते हैं। आपस में क्या करते हैं, भिड़ जाते हैं, और इसी को बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। बस इतना ही समझना है। अब देखिए कैसे कोई कंसेप्ट को समझाते हैं दोस्तों। देखिए, आपको पता होना चाहिए, बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, कुछ इसमें नया नहीं है, बड़ा सिंपल है। देखिए, अब देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका मेन पोल। मेन पोल मतलब फील्ड जो वाइंडिंग देखे थे ना, फील्ड वाइंडिंग के कारण जो पोल बन रहा था वो पोल हो गया दोस्तों। आपको क्या पता है कि हमेशा जो फ्लक्स होता है दोस्तों, हमेशा जो फ्लक्स होता है कैसे होता है, तो नॉर्थ से निकलता है और साउथ में घुसता है। मैग्नेट के बाहर क्या होता है, नॉर्थ से निकलता है और साउथ में घुसता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये हो गया। और इसी को बोलते हैं दोस्तों मेन फ्लक्स। इसे क्या बोलते हैं, मेन फ्लक्स, क्योंकि इसी फ्लक्स के कारण क्या होता है, अंदर इंड्यूस ईएमएफ होता है दोस्तों। इसी को बोलते हैं क्या, मेन फ्लक्स, क्योंकि ये मैग्नेट से बन रहा है। लेकिन आपको बताया कि आर्मेचर जो है, ये जो आर्मेचर है, जो बीच में आर्मेचर बना हुआ है, उसमें क्या है, कुछ कंडक्टर रखा हुआ है। ठीक है, उसमें क्या होता है, कुछ कंडक्टर रखा हुआ है, और उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है और उसमें करंट बहता है दोस्तों। उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, करंट बहता है। और करंट कैसे बह रहा है दोस्तों, यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, इस फोटो में जो है दिखाया हुआ है करंट जो है कैसा बह रहा है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरफ जो है कंडक्टर, उसमें क्रॉस मारा हुआ है, यानी कि करंट अंदर जा रहा है, और इस तरफ जो कंडक्टर है उसमें डॉट मारा हुआ है, यानी कि यहाँ से करंट जो है बाहर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ वाला कंडक्टर जो है करंट अंदर जा रहा है, और यहाँ वाला कंडक्टर जो है करंट बाहर जा रहा है। और करंट देखो, जब करंट आपको दिया रहे, करंट आपको जब दिया रहे तो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा कैसे निकालिएगा, तो आपको पता होना चाहिए बात। जब भी करंट आपको दिया रहे तो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा कैसे निकालते हैं, तो राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल मतलब दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम। क्या करना है इसमें, तो अंगूठा को करंट की दिशा में डालना है और उसको गोल गोल घुमा, अंगुली को गोल गोल घुमाना है, बाकी चारों उंगलियों को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करंट जो है कहाँ है, तो अंदर है। करंट कहाँ है, अंदर है। तो अपने अंगूठे को नीचे की ओर, अपने अंगूठा के नीचे की ओर रखिए और अंगुलियों को घुमाइए, चारों उंगलियों को घुमाइए। तो आप पाएंगे क्या पाएंगे भाई, तब पाएंगे क्या, आप बिल्कुल पाएंगे कि देखिए दोस्तों, ऐसे ऐसे आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। इस प्रकार से जो है मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ना, इस प्रकार से जो है आपको मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। वैसे ही यहाँ पे जब अंगूठा को आप क्या कीजिएगा, बाहर यहाँ करंट आए तो अंगूठा को ऊपर की दिशा में रखिएगा, तो घुमाइएगा तो देखिएगा क्या है, फ्लक्स जो है ऐसे से बन रहा है दोस्तों, ऐसे से बह रहा है, जैसे फोटो में दिखाया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से बह रहा है। ठीक है, अब क्या समझ में आ गया कि दो फ्लक्स है दोस्तों, एक हो गया मेन फ्लक्स और एक हो गया आपका आर्मेचर के कारण फ्लक्स। तो इसके कारण जो फ्लक्स है दोस्तों, क्या बोलेंगे इसको, आर्मेचर का फ्लक्स। क्या बोलेंगे, आर्मेचर का फ्लक्स बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए मेन फ्लक्स दोस्तों इधर हो गया, है ना, ये मेन फ्लक्स हो गया। और आर्मेचर का फ्लक्स कैसा आ रहा है दोस्तों,
अगर आप देखेंगे एक तरीके से तो नीचे की ओर आ रहा है, लगभग अगर आप देखेंगे तो क्या आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर हो गया आर्मेचर का फ्लक्स दोस्तों। अब दोनों फ्लक्स आपस में क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों फ्लक्स क्या करेगा, आपस में एक दूसरे को जो है फटका पटकी कर लेगा दोनों आपस में। तो रिजल्टेंट फ्लक्स जो होगा दोस्तों, जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा वो कहाँ पे होगा, जो रिजल्टेंट फ्लक्स आएगा ये दोनों को मिला के जो फ्लक्स बनेगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो बीचे बीच में आएगा, कैसे में आएगा, बीचे बीच में आएगा दोस्तों, कैसे में आएगा, तो बीचे बीच में आएगा। ठीक है, तो ये फ्लक्स हो जाएगा रिजल्टेंट फ्लक्स हो जाएगा, दोनों फ्लक्स को मिला के जो फ्लक्स बन रहा है वो रिजल्टेंट फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फ्लक्स हो जाएगा दोस्तों। चलिए, वही चीज़ को यहाँ पे दर्शाने के लिए आपको बताए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। देखिए, आपको बताया था क्या कि मेन फ्लक्स दोस्तों इस प्रकार से होता है। एक मिनट रुक जाइए, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, मेन फ्लक्स का हम दो तार बनाते हैं। मेन फ्लक्स जो दोस्तों इस प्रकार से हो गया, दो ही हम लोग बनाए हैं। मेन फ्लक्स जो दोस्तों इस प्रकार से हो गया, तो ये वाला फ्लक्स जो आपको दिखाए हैं लाल कलर का, क्या है ये आपका मेन फ्लक्स हो गया, है ना। और आपको जो आर्मेचर में करंट बह रहा है दोस्तों, आपको आर्मेचर में जो करंट बह रहा है उसके कारण क्या होगा दोस्तों, तो इस प्रकार से जो फ्लक्स बन जाएगा। कैसे बनेगा, इस प्रकार से फ्लक्स बन जाएगा। तो इसमें दिशा कैसा होगा, ऐसा होगा। और वही इस वाला लूप में देखेंगे, इसमें दिशा कैसा होगा, तो ऐसे होगा दोस्तों। ठीक है, कैसा होगा दिशा, तो इसमें ऐसे दिशा हो जाएगा और इसमें जो है ऐसे दिशा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों फ्लक्स आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, टकरा जाएंगे। आपस में फ्लक्स क्या हो जाएगा, टकरा जाएंगे और रिजल्टेंट फ्लक्स बनेगा। क्या बनेगा, रिजल्टेंट फ्लक्स बनेगा, जैसे कि बताए थे। तो ये इधर हो गया मेन फ्लक्स, इधर हो गया आपका आर्मेचर के कारण जो फ्लक्स आ रहा है वो। तो रिजल्टेंट फ्लक्स कहाँ पे होगा दोस्तों, तो रिजल्टेंट फ्लक्स जो होगा दोस्तों कहाँ पे होगा, ये बीचे बीच में होगा, ये दोनों के बीचे बीच में होगा। तो यहाँ पे कहीं पे रिजल्टेंट फ्लक्स होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये फ्लक्स जो है रिजल्टेंट फ्लक्स होगा। यानी क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, रिजल्टेंट फ्लक्स कैसे बन रहा था, मेन फ्लक्स इधर हो गया, या आर्मेचर फ्लक्स इधर हो गया, रिजल्टेंट फ्लक्स बन रहा था बीचे बीच में। तो रिजल्टेंट फ्लक्स देखिए दोस्तों इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, दोनों का इफेक्ट जब देखिएगा इस प्रकार से बन जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से जैसे फोटो में दिखाया हुआ है, इस प्रकार से दोस्तों बनेगा। ठीक है, आपका मेन फ्लक्स कैसा था, तो मेन फ्लक्स देखिए दोस्तों ऐसे एकदम था, सीधा सीधी सिंपल सिंपल था, एकदम सीधा सीधी था, ये था आपका मेन फ्लक्स। ठीक है, आर्मेचर फ्लक्स कैसा था आपका, तो आर्मेचर फ्लक्स दोस्तों आपको इस प्रकार से था। ठीक है, इस प्रकार से था। ये दोनों मिलके कैसे बन गया, तो इस प्रकार से बन गया, दोनों मिलके कैसे बन गया, तो इस प्रकार से बन गया। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। चलिए, अब दोस्तों, अब जो दोस्तों ये फ्लक्स जो बताया ना, आर्मेचर रिएक्शन जो बताए, आर्मेचर रिएक्शन क्या समझे कि मेन फ्लक्स और आर्मेचर के कारण जो फ्लक्स बन रहा है, दोनों आपस में क्या हो गए, भिड़ गए और नया रिजल्टेंट फ्लक्स बन गया। ठीक है, और इसके दोस्तों दो प्रभाव होते हैं, क्या होते हैं, मुख्यतः दो प्रभाव होते हैं। पहला प्रभाव होता है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ठीक है, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, और एक होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ठीक है, जो आर्मेचर रिएक्शन है उसका दो प्रभाव है। क्या चीज़ होता है, दो प्रभाव, एक हो गया डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ठीक है, डीमैग्नेटाइजिंग डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, एक होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। बड़ा सिंपल है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, एक हो गया डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, एक हो गया क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट का नाम क्या हो रहा है, विमुखीकरण इफेक्ट। यानी कि यहाँ पे मेन फ्लक्स जो है, ठीक है, मेन फ्लक्स जो है दोस्तों कमजोर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन क्या करेगा, मेन फ्लक्स को अपोज करेगा और मेन फ्लक्स को क्या कर देगा, कमजोर कर देगा। तो यहाँ पे जो मेन फ्लक्स बन रहा था दोस्तों क्या कर देगा, उसको कमजोर कर देगा, यानी मेन फ्लक्स को घटा देगा। ठीक है, मेन फ्लक्स को क्या कर देगा, घटा देगा। और मेन फ्लक्स को घटा दिया दोस्तों तो क्या हो जाएगा, आपका जो इंड्यूस्ड डीएमएफ है, यानी कि ई जो बन रहा था इंड्यूस्ड डीएमएफ, आर्मेचर में जो इंड्यूस्ड डीएमएफ बन रहा था दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चलिए, ये हो गया आपका डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा, ये जो मेन फ्लक्स था ना, उसको क्या करेगा दोस्तों, मेन फ्लक्स का क्या करेगा दोस्तों, मेन फ्लक्स का जो शेप है उसको बिगाड़ देगा। मेन फ्लक्स का जो शेप है, आकार है, उसको बिगाड़ देगा। देखिए कैसे बिगाड़ेगा। मेन फ्लक्स दोस्तों कैसा होना चाहिए था,
एकदम ऐसे होना चाहिए था, साइनसॉइडल फ्लक्स होना चाहिए था। उसको क्या कर देगा, ये तोड़ मरोड़ कर देगा, इस प्रकार से जो है तोड़ मरोड़ कर देगा। ठीक है, तो मेन फ्लक्स का जो ग्राफ है उसको शेप को क्या कर देगा, बिगाड़ देगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, और इसके कारण क्या होगा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के कारण क्या होगा, तो मुख्य पोल के एक भाग में जो है फ्लक्स ज्यादा दिखेगा और दूसरे भाग में जो है फ्लक्स घटता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, एक होता है डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, एक होता है क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट में मेन फ्लक्स घट जाता है और मेन फ्लक्स घटने के कारण आपको क्या हो जाएगा, आपका ईएमएफ इंड्यूस जो घट जाएगा वो भी घट जाएगा। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट के कारण क्या होता है दोस्तों, तो मेन फ्लक्स का जो वेवफॉर्म था, मेन फ्लक्स का जो कर्व था उसको क्या कर देगा, ये नष्ट कर देगा, कमजोर कर देगा। ठीक है, और इसके कारण क्या होगा, तो पोल के एक टिप पे फ्लक्स ज्यादा होगा और दूसरे टिप पे फ्लक्स जो तो कम हो जाएगा। चलिए, तो आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट देख लीजिए, क्या हो जाएगा, मेन फ्लक्स को आपको कमजोर कर देता है। ठीक है, मेन फ्लक्स को आपको क्या करता है, कमजोर कर देता है। ऐसे कारण क्या हो जाएगा, आपका ईएमएफ इंड्यूस जो होगा दोस्तों वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये आपको लिखा है कि ईएमएफ इंड्यूस जो हो जाएगा दोस्तों, उसका भी मान जो हो जाएगा कम हो जाएगा। मशीन का जो दक्षता है दोस्तों उसको भी गिरा देगा, मशीन का जो दक्षता है उसको क्या कर देगा, गिरा देगा। ब्रशेस के नीचे जो दोस्तों स्पार्किंग हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। जो ब्रश लगा हुआ है, ब्रश लगा हुआ है वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पार्किंग बढ़ जाएगा। मतलब वहाँ पे क्या दिखेगा, हमेशा आपको दिखेगा आग जैसा कुछ दिखेगा। ठीक है, स्पार्क होता रहेगा, फटाक फटाक ऐसे वहाँ पे दिखते रहेगा, लाइट लाइट जैसा दिखेगा, मतलब स्पार्किंग होगा, मतलब खतरा रहेगा। और कम्यूटेशन की समस्या दोस्तों उत्पन्न होगी। ठीक है, तो कम्यूटेशन जो होगा बढ़िया से नहीं होगा, यहाँ पे स्पार्किंग होगा। ठीक है, स्पार्किंग होगा। ये दोनों बात सेम ही है। ठीक है, ये दोनों बात जो है सेम ही है। स्पार्किंग होगा मतलब क्या है, वहां पे ऐसे दिखेगा हमेशा जो है आग जैसा दिखेगा। ठीक है, आग लगने की हमेशा संभावना रहेगी। चलिए, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो आर्मेचर रिएक्शन जो है दोस्तों, आर्मेचर रिएक्शन है पहले है क्या, तो ये आर्मेचर रिएक्शन जो है मेन फ्लक्स का जो मेन फ्लक्स जो है और आर्मेचर के कारण जो फ्लक्स आ रहा है दोनों में भिड़ंत हो जा रहा है, उसको बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन दोस्तों हमेशा जो है करंट के प्रोपोर्शनल होगा, आर्मेचर में जितना करंट होगा उतना ज़्यादा आर्मेचर रिएक्शन होगा। ठीक है, आर्मेचर में करंट नहीं होगा तो आर्मेचर रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, मान लिया आर्मेचर करंट जीरो हो गया तो आर्मेचर रिएक्शन में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जितना ज़्यादा लोड होगा उतना ज़्यादा आर्मेचर रिएक्शन होगा। तो करंट को अगर बढ़ाइएगा बहुत ज़्यादा, यानी कि लोड बढ़ाइएगा तो आर्मेचर रिएक्शन में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लोड जितना बढ़ाते जाइएगा तो आइए करंट उतना बढ़ता जाएगा और आपका आर्मेचर रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, और आर्मेचर करंट ज़्यादा होने का मतलब क्या है, आपका आर्मेचर रिएक्शन बढ़ेगा। और आर्मेचर रिएक्शन ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि ब्रशेस में स्पार्किंग होगा, मतलब आग जैसा कुछ दिखेगा। ठीक है, जहाँ पे ब्रश होगा ना वहाँ पे स्पार्क होगा हमेशा। ठीक है, स्पार्क होगा मतलब क्या होगा, वहाँ पे लुटी लुटी जैसा दिखेगा। ठीक है, तो आग लगने की संभावना भी रहेगी। तो अभी आप इतना पढ़ने के बाद आप बताइए कि आर्मेचर रिएक्शन एक हीरो है या विलन है, इस बात को बता दीजिए। अगर ये बता दिए तो समझे कि आपको समझ में आ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि आर्मेचर रिएक्शन दोस्तों क्या है, एक हीरो है कि विलन है, बताइए सब कमेंट करके। इस बात को आपको कमेंट करके बताना है, आर्मेचर रिएक्शन क्या है, एक हीरो है या विलन है। तो आर्मेचर रिएक्शन एक हीरो है या विलन है, तो आप सब बताइएगा सर आर्मेचर रिएक्शन हमको विलन दिख रहा है। बिल्कुल सही बात है, आर्मेचर रिएक्शन एक विलन है, हीरो नहीं है। ठीक है, तो क्या है, एक विलन है। अब विलन को क्या करना है, हटाना होता है। विलन को क्या करना होता है, हटाना होता है। तो विलन है, ये बात तो कंफर्म हो गया है और इसको हटाना है। तो आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए क्या क्या उपाय हमको पता है, देख लेते हैं। तो दो मुख्यतः उपाय होते हैं दोस्तों, एक होता है कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग लगाया जाता है। ठीक है, एक उसका उपाय होता है कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग का, कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग लगाया जाता है। और दूसरा उपाय है कि इंटरपोल लगाया जाता है। दो पोल के बीच में ना, बीच में एक पोल लगाया जाता है, उसको बोलते हैं इंटरपोल। तो क्या उपाय है, दो उपाय है, एक है कॉम्पेंसेटिंग बाइंडिंग लगाना है जो आर्मेचर रिएक्शन को कॉम्पेंसेट करेगा, और दूसरा है जो इंटरपोल लगेगा दोस्तों, मतलब दो पोल के बीच में, दो मेन पोल के बीच में इंटरपोल एक लगाएंगे। ठीक है, दो मेन पोल हो गया, उसके बीच में एक छोटा सा पोल लगाएंगे, उसको बोलेंगे इंटरपोल। चलिए, तो पहला जो तरीका है उसका नाम है कॉम्पेंसेटिंग बाइंडिंग। तो कॉम्पेंसेटिंग बाइंडिंग का प्रयोग दोस्तों आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो आर्मेचर रिएक्शन को घटाने के लिए, उसके इफेक्ट को घटाने के लिए हम लोग इसको लगाते हैं। लगाते कहाँ पे हैं, तो पोल जो है, जो पोल का फेस है ना दोस्तों, वहीं पे स्लॉट बनाते हैं और वहीं पे लगाते हैं। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे फोटो से बताएंगे। और यहाँ पे जो बाइंडिंग होती है दोस्तों, जो कॉम्पेंसेटिंग बाइंडिंग है, उसमें कौन सी धारा बहती है, तो उसमें आर्मेचर की ही धारा बहती है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, आर्मेचर की धारा बहती है दोस्तों। ठीक है,
लोहा लोहे को काटता है, उसी प्रकार से जो आर्मेचर रिएक्शन है वो आया किस लिए है, क्योंकि आर्मेचर में करंट बह रहा है, तो इसीलिए इसमें भी उतना ही करंट बहेगा जितना आर्मेचर में बहेगा, और इसके इफेक्ट को क्या करेगा, कम करेगा, घटा देगा, जीरो कर देगा। ठीक है, तो करंट जो होगा कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग में और आर्मेचर करंट जो होगा दोस्तों आपस में अपोजिट दिशा में होगा, ताकि दोनों के कारण जो फ्लक्स बनेगा वो क्या होगा, अपोजिट होगा। तो आर्मेचर के कारण जो फ्लक्स बन रहा है और कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग के कारण जो फ्लक्स बन रहा है अपोजिट दिशा में होगा, तो दोनों क्या कर देगा, घट के जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा घट के। चलिए, और इसका प्रयोग जो है दोस्तों छोटा मोटा मशीन में नहीं करते हैं, हमेशा हैवी मशीन में करते हैं, और बड़ा डीसी मशीन जो होता है उसी में प्रयोग करते हैं इसका, आर्मेचर रिएक्शन का, आर्मेचर वाइंडिंग का, ये सॉरी कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग का। ठीक है, कहाँ पे प्रयोग करते हैं, तो बड़े बड़े मशीनों में करते हैं, हैवी लोड मशीनों में ही कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, आपको बताए थे क्या, जो पोल का शू होता है दोस्तों वहीं पे लगाया जाता है कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग। तो ये जो दोनों लगाए हैं यहाँ पे और यहाँ पे, ये सब क्या है, कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग है दोस्तों। क्या है, कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग है। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे जो करंट बह रहा है दोस्तों क्रॉस है, जो आर्मेचर में करंट बह रहा है यहाँ पे क्रॉस है। ठीक है, मतलब करंट अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे जो वाइंडिंग लगाए हैं उसमें करंट कैसा बहेगा, डॉट बहेगा, मतलब ऊपर आ रहा है करंट, तभी एक दूसरे के फ्लक्स को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। वैसे ही यहाँ पे देखिए करंट जो है ऊपर आ रहा है, तो कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग जो लगाए हैं क्रॉस में लगाए हैं, करंट जो है नीचे जाएगा कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग में, ताकि ये दोनों जो है फ्लक्स का आपस में जीरो कर देगा, घटा के फ्लक्स क्या कर देगा, जीरो कर देगा। ठीक है, तो आर्मेचर वाइंडिंग में जो करंट बहता है क्या बहता है, आर्मेचर वाइंडिंग में जो करंट बहता है दोस्तों आइए बहता है, और वही करंट जो है आपका कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग में भी बहेगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग में करंट क्या बहेगा, आइए करंट बहेगा, जो आर्मेचर में बह रहा है वही करंट जो है इसमें भी बहेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में पूछेंगे। अब आता है इंटरपोल के बीच में, इंटरपोल का कॉन्सेप्ट। तो जो दो पोल होता है ना, दो मेन पोल होता है ना, उसके बीच में एक छोटा सा पोल लगाते हैं, उसको बोलते हैं इंटरपोल। ठीक है, दोनों के बीच में छोटा सा पोल लगाते हैं, तो बोलते हैं इंटरपोल। इसका क्या काम होता है, तो ये स्पार्किंग को घटाता है, जो ब्रश पे स्पार्किंग होता है ना, ठीक है, जब कम्यूटेशन होता है तो ब्रश पे जो स्पार्किंग होता है, ठीक है, लूटी जैसा फेंकता है ना, ठीक है, एक आग जैसा छोटा छोटा दिखता है ना, उसी को ये कम करने में मदद करता है। ठीक है, उसी को कम करने में मदद करता है। अब जो है, जो पोल होगा उसका कौन सा पोल होगा, जो जो छोटा सा पोल लगाए हैं कौन सा पोल होगा, तो जो दिशा हो रहा है, जिस दिशा में घूम रहा है ना जनरेटर, उसी दिशा में जो नेक्स्ट पोल होगा ना, नेक्स्ट मेन पोल होगा ना, वही पोल यहाँ पे होगा। इसको देखेंगे, जब फोटो देखेंगे तब इसको देखेंगे। इंटरपोल क्या होता है दोस्तों, ये भी जो है सीरीज में होता है, ये भी दोस्तों आर्मेचर के साथ सीरीज में होता है। तो इंटरपोल में भी जो करंट बहता है दोस्तों वो भी आइए करंट ही बहता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग में जो करंट बहता है दोस्तों वो भी आर्मेचर करंट बहता है। ठीक है, वो भी आर्मेचर करंट ही है, और ये भी जो है आर्मेचर करंट ही है। ठीक है, तो लोहा लोहे को काटता है, तो आर्मेचर करंट जो बह रहा है उसी कारण आपको आर्मेचर रिएक्शन आया है, यानी कि आर्मेचर का फ्लक्स आया है, और उसी फ्लक्स को हटाने के लिए हम जो करंट ला रहे हैं, जो वाइंडिंग ला रहे हैं इंटरपोल और कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग, उसमें भी कौन सा करंट बहेगा, उसमें भी आर्मेचर करंट ही बहेगा, ये बात को हम ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये क्या करता है दोस्तों, तो ये क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट को जो है कम करता है, और क्या करता है दोस्तों, तो कम्यूटेशन को, यानी कि जो स्पार्किंग हो रहा था कम्यूटेशन में, उसको भी क्या करता है, घटाता है, और कम्यूटेशन को बढ़िया करता है। चलिए, तो दोस्तों ये हो गया आपका जनरेटर, और ये हो गया आपका इंटरपोल, जो छोटा छोटा बीच में दिख रहा है ना, ये वाला आपका इंटरपोल हो गया, ये वाला आपका देखिए इंटरपोल हो गया। हर एक दो को पोल के बीच में एगो इंटरपोल हो गया, तो ये सब मेन पोल है, ये सब क्या है, मेन पोल, इसके बीच में क्या है, इंटरपोल। अब बोलेंगे इसका सर इंटरपोल में नॉर्थ होगा कि साउथ होगा। अब देखिए, जो मोटर घूम रहा है, मोटर ये सॉरी ये जनरेटर जो घूम रहा है, ठीक है, तो दिशा कैसा है, तो ऐसा है। ठीक है, जनरेटर जो घूम रहा है उसका दिशा कैसा है, तो ऐसा है, घूम रहा है। तो नेक्स्ट पोल इसका क्या है, अगर नेक्स्ट पोल देखेंगे तो यहाँ पे साउथ हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही इस दिशा में घूम रहा है, तो इसके हिसाब से नेक्स्ट पोल कौन है, ये वाला है, तो यहाँ पे भी नॉर्थ पोल हो जाएगा। वैसे ही ये वाला पोल क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ये वाला पोल क्या हो जाएगा दोस्तों, नॉर्थ हो जाएगा। तो जो घूमने की दिशा में जो नेक्स्ट बड़ा पोल होगा, मेन पोल होगा, वही जो है इंटरपोल का पोल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो इंटरपोल का प्रयोग यहाँ पे ऐसे किया जाता है। अब कम्यूटेशन क्या होता है दोस्तों, कम्यूटेशन क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, बात को देखिए दोस्तों, आपको पता होगा जहाँ पे भी ब्रश होता है ना, ब्रश कहाँ पे होता है, तो हमेशा एमएनए पे होता है, ये बात आपको बताया जा चुका है। ब्रश हमेशा कहाँ होता है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे होता है, तो यहाँ पे ब्रश होता है, मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ब्रश होता है, यहाँ पे क्या होता है, ब्रश होता है। ठीक है, और आपको ये हमेशा देखे होंगे कि एक दिशा में जब देखिएगा ना, एक दिशा में करंट जो होता है क्रॉस रहता है, और एक दिशा में जो होता है करंट जो होता है डॉट रहता है। ठीक है,
कुछ आप करंट देखेंगे तो डॉट रहता है, कुछ रहता है आपका क्रॉस रहता है। तो आपको ये बता दें कि एमएनए के एक साइड में, मतलब मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस के एक साइड में जो है करंट क्रॉस रहता है और दूसरे साइड में हो जाता है डॉट। और ये आपका है आर्मेचर। आर्मेचर में कंडक्टर रखा हुआ है। आर्मेचर क्या होगा दोस्तों, तो घूमता रहेगा, ठीक है। यानी कि ये कंडक्टर जो है कल को जब यहाँ आ जाएगा तो इसमें क्या हो जाना चाहिए, करंट जो है बदल जाना चाहिए, दिशा होना चाहिए, क्या उल्टा हो जाना चाहिए। अभी इसमें करंट अंदर घुस रहा है, अभी करंट क्या हो रहा है, अंदर घुस रहा है। यहाँ पे जब यही कंडक्टर आ जाएगा तो इसमें करंट क्या हो जाना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं कम्यूटेशन, यानी कि करंट के रिवर्सल के प्रोसेस को, करंट के उल्टा हो जाने के प्रोसेस को ही बोलते हैं कम्यूटेशन, ठीक है। जब भी ब्रशेस से पार करेगा ना कंडक्टर तो उसमें करंट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं कम्यूटेशन। और इसी समय पे स्पार्किंग आपका नहीं होना चाहिए। इस समय पे क्या होना चाहिए, आपका फायर जैसा नहीं होना चाहिए, आग जैसा कुछ नहीं होना चाहिए, वरना आपको आग लगने की खतरा रहेगा, ठीक है। तो कम्यूटेशन क्या हो जाता है, जो करंट रिवर्सल हो रहा है ना कंडक्टर में, जैसे ही वो ब्रश को पार कर रहा है उसी को बोलते हैं कम्यूटेशन। तो कम्यूटेशन क्या हो जाएगा, करंट का रिवर्सल। कम्यूटेशन सीधा सीधा क्या समझना है, करंट का उलट जाना, करंट का रिवर्स हो जाना। कब, जब वो ब्रश को पार करता है तब। करंट रिवर्सल कब, जब ब्रश को पार कर रहा है कंडक्टर तब। इसी को बोलते हैं कम्यूटेशन, ठीक है दोस्तों, इसी को बोलते हैं कम्यूटेशन। जैसे ही कंडक्टर दोस्तों, जैसे ही आपका ये कम्यूटेशन होता है दोस्तों, जैसे ही कंडक्टर जो है ब्रश को पार करने लगता है तो क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, तो आपको एक या दो से अधिक जो है कम्यूटेटर सेगमेंट दोस्तों ब्रश के कांटेक्ट में आता है। जैसे देखिए ये कम्यूटेटर सेगमेंट है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। तो ब्रश जो है दो कम्यूटेटर सेगमेंट को अपने में लिए हुए है, दो कम्यूटेटर सेगमेंट को क्या किए हुए, अपने में लिए हुए दोस्तों, ठीक है। और क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जो है करंट हो जाएगा रिवर्स। जैसे ही इसको पार करेगा ना, जैसे ही ब्रश जो है इसको पार करेगा ना दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, करंट हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन बोलते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन, ठीक है। तो इस फोटो को ध्यान से देख लिया आप। तो जो कम्यूटेशन होना चाहिए दोस्तों, स्पार्कलेस होना चाहिए, मतलब कोई भी आग जैसा कुछ नहीं होना चाहिए, कोई भी लूती उती नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। कोई भी आग जैसा नहीं होना चाहिए, हल्का फुल्का फायर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फायर कभी भी नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं स्पार्कलेस कम्यूटेशन। मतलब थोड़ा सा भी फायर का मतलब आग का थोड़ा भी संभावना नहीं होना चाहिए, ठीक है। आग का हल्का फुल्का भी पार्ट वहाँ पे नहीं दिखना चाहिए, इसी बोलते हैं स्पार्कलेस कम्यूटेशन। और यही होना चाहिए, वरना आग लगने का हमेशा खतरा रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो स्पार्कलेस कम्यूटेशन में कौन मदद करता है दोस्तों, तो आपका कार्बन ब्रशेस मदद करता है, ठीक है। कार्बन ब्रशेस हो गया, इंटरपोल हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग हो गया, ये सब जो है आपको मदद करता है ताकि जो कम्यूटेशन हो स्पार्कलेस हो, ठीक है। उसमें थोड़ा सा भी जो है लुत्ती उत्ती ना फेंके, ठीक है। जैसे करंट जैसे रिवर्स होता है ना, थोड़ा सा लुत्ती फेंकने का संभावना रहता है, लेकिन यहाँ पे जो है इंटरपोल और कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग की मदद से आपको स्पार्कलेस कम्यूटेशन मिलता है। और स्पार्कली कम्यूटेशन के लिए ब्रशेस को हमेशा कहाँ रखना होता है, एमएनए पे रखना होता है। एमएनए मतलब मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। ब्रशेस वाला हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रशेस को कहाँ रखना है, तो एमएनए पे रखना है, जीएनए पे नहीं रखना है। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे ब्रशेस को हमेशा रखना है, ठीक है। चाहे मोटर हो, चाहे जनरेटर हो, कुछ भी हो, जब भी क्वेश्चन पूछे कहाँ रखना है तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे रखना है, बात को समझना है। चलिए अब जीएनए और एमएनए में अंतर क्या आता है दोस्तों, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं दोस्तों। ये दोस्तों एक नॉर्थ हो गया, एक साउथ हो गया, मतलब ये मेन पोल हो गया, क्या हो गया, मेन पोल हो गया। अब बीच में जो आप गोल सा देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या है, तो ये है आपका आर्मेचर। आर्मेचर में आपका क्या होता है दोस्तों, तो आर्मेचर में आपका कंडक्टर होता है, क्या होता है, कंडक्टर होता है। ये सब जो है आपका आर्मेचर में कंडक्टर है दोस्तों। चलिए ये सब क्या हो गया, आर्मेचर में कंडक्टर हो गया, ठीक है। आर्मेचर में क्या हो गया, सब कंडक्टर हो गया। अब देखिए, अब दोस्तों अगर ज्योमेट्री के हिसाब से देखें, अगर आप ज्योमेट्री के हिसाब से देखें तो ये बीच वाला जो लाइन है, ये बीच वाला जो लाइन है क्या है, यही आपका मिडिल लाइन हो जाएगा, ठीक है। और इसी लाइन को क्या बोलेंगे, जीएनए बोलेंगे, ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस। मतलब ज्योमेट्री के हिसाब से देखें तो यही आपका क्या हो जाएगा, मिडिल लाइन हो जाएगा, है ना, मिडिल लाइन हो जाएगा, ठीक है। ये फ्लक्स जो इस प्रकार से बह रहा है, अब बीच बीच में लाइन कौन सा है, ये वाला लाइन है, इसको बोलते हैं जीएनए, ठीक है। तो बीच बीच वाला लाइन को बोलते हैं दोस्तों जीएनए, क्या बोलते हैं, जीएनए, ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस। मतलब ज्योमेट्री के हिसाब से न्यूट्रल एक्सिस होना चाहिए। लेकिन दोस्तों जैसे करंट बहता है,
जैसे ही करंट बहता है दोस्तों, तो आपको क्या पता है कि आर्मेचर रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, जैसे आपको करंट बहता है तो क्या हो जाता है, आर्मेचर का फ्लक्स भी आता है। जैसे देखिए मेन फ्लक्स आपको बताया था कि ये मेन फ्लक्स हो गया है ना, फिर आर्मेचर का फ्लक्स ऐसे हो जाता है। अब बीच में जो है फिर मेन रिजल्टेंट फ्लक्स कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे होता है दोस्तों, यहाँ पे रिजल्टेंट फ्लक्स हो गया, मतलब ये फ्लक्स जो है अब ये फ्लक्स है। ठीक है, रिजल्टेंट फ्लक्स हो जाता है। तो रिजल्टेंट फ्लक्स के परपेंडिकुलर ही, ठीक है, रिजल्टेंट फ्लक्स जो है उसी के परपेंडिकुलर, मतलब उसी से 90 डिग्री कोण बनाता हुआ क्या आपका होगा, आपका एम एन ए होगा दोस्तों हमेशा। ठीक है, जो एम एन ए होगा क्या होगा, रिजल्टेंट फ्लक्स से हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये आपका दोस्तों जो ये लाइन बना है ना, ये आपका एम एन ए हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, आपका एम एन ए हो जाएगा। तो ये वाला आपका क्या है, एम एन ए। ठीक है, ये वाला क्या है, एम एन ए है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रहा है। और आपका जो जी एन ए होता है दोस्तों, जी एन ए क्या होता है, जी एन ए क्या होता है दोस्तों, जी एन ए क्या होता है दोस्तों, तो देख लीजिए जी एन ए क्या होता है। तो जो मेन फ्लक्स था ना शुरू में, उसी के परपेंडिकुलर देखेंगे, उसी पे अगर 90 डिग्री पे कोण बना कर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो आपका जी एन ए आ जाएगा। ठीक है, तो मेन फ्लक्स तो ये हो गया, इसका 90 डिग्री कोण बना कर देखेंगे तो क्या होगा, तो ये वाला होगा, ये वाला होगा। जब आर्मेचर रिएक्शन नहीं होगा तो 90 डिग्री कोण बनाइए तो क्या हो जाएगा, ये होगा। तो ये आपका हो जाएगा क्या, जी एन ए। ये क्या हो जाएगा आपका, जी एन ए। जो मेन फ्लक्स के 90 डिग्री कोण पे आ रहा है उसको बोलते हैं जी एन ए, और जो रिजल्टेंट फ्लक्स के 90 डिग्री कोण पे आ रहा है उसको बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एम एन ए। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एम एन ए। तो एम एन ए पे हमेशा जो है रहना चाहिए, एम एन ए पे हमेशा रहना चाहिए। और एम एन ए क्या होता है दोस्तों, तो एम एन ए जो होता है मैग्नेटिक एंड न्यूट्रल एक्सिस होता है, यहाँ पे ब्रश रहेगा, यहीं पे ब्रश रहेगा। और ये होता है दोस्तों, जिस दिशा में जनरेटर घूम रहा है उसी दिशा में होता है, थोड़ा सा आगे, डीएनए के थोड़ा सा आगे होता है एम एन ए। ठीक है, और हमेशा ब्रश कहाँ लगाना है, तो एम एन ए पे लगाना है, ये बात ध्यान रखना है। ये बच्चा को पता होना चाहिए, ब्रश कहाँ लगेगा तो एम एन ए पे लगेगा। हमारा बच्चा लोग जो है इस पे कभी गलती नहीं करेगा, ब्रश कहाँ लगेगा तो एम एन ए पे लगेगा। ये ब्रश हो गया दूगो। तो जी एन ए और एम एन ए के बीच में अंतर आप समझ गए होंगे। ठीक है, जी एन ए जो है दोस्तों दोनों ध्रुवों के बीच में होता है, और जी एन ए जो है कभी भी नहीं बदलता है दोस्तों। जी एन ए क्या होता है, कभी भी नहीं बदलता है। एम एन ए क्या है दोस्तों, तो करंट जिस हिसाब से बदलेगा उसी हिसाब से जो आपका एम एन ए जो है शिफ्ट होता रहता है। ठीक है, बदलता रहता है। ठीक है, और एम एन ए जो एक्सिस रहता है ना दोस्तों, इस पे कंडक्टर जो होता है, इस पे जो भी कंडक्टर होगा उसमें ई एम एफ इंड्यूस नहीं होगा, उसमें करंट नहीं बहेगा। ठीक है, तो एम एन ए एक्सिस पे जो भी करंट कंडक्टर होगा ना उसमें करंट नहीं बहेगा, उसमें कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा। ये बात को ध्यान रखिएगा, ताकि स्पार्किंग ना हो, ताकि स्पार्किंग ना हो। चलिए, वही सब चीज़ों को यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से देख लीजिए समझने के लिए। जितना अच्छा समझ सके उतना बढ़िया है, जितना बेहतर तरीके से समझ सके उतना बढ़िया दोस्तों। ठीक है, आप देखिए क्या है, देखिए मान लीजिए कोई करंट अभी आर्मेचर में नहीं बह रहा, तो फ्लक्स क्या है वो दोस्तों, तो ये हो जाएगा मेन फ्लक्स। ये क्या हो जाएगा, मेन फ्लक्स हो गया। ठीक है, तो ये फ्लक्स हो गया जो मेन फ्लक्स हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया दोस्तों, अब कुछ करंट बहने लगा। अब क्या हो गया, कुछ करंट बहने लगा, आर्मेचर के कारण क्या हो गया, कुछ करंट बहने लगा। तो अब क्या हो गया, जी एन ए तो यहीं रह गया, जी एन ए तो यहीं रह गया, एम एन ए यहाँ पे हो गया दोस्तों। एम एन ए क्या हो गया, जिधर घूम रहा था ना, जिधर घूम रहा था उसी की दिशा में एम एन ए क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। जब करंट नहीं था तो जी एन ए एम एन ए क्या था, एक ही जगह पे था। जी एन ए यहीं पे है, एम एन ए भी यहीं पे है, लेकिन जी एन ए तो हमेशा फिक्स है, यहीं पे रहेगा। लेकिन एम एन ए क्या हो गया दोस्तों, जैसे ही करंट आया, जैसे ही आर्मेचर में करंट आया, तो एम एन ए क्या हो गया दोस्तों, अब नया एम एन ए बन गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अब एम एन ए नहीं है, तो एम एन ए क्या होता है, बदलता रहता है। एम एन ए क्या होता है, बदलता रहता है। कैसे बदलता है एक बार देख लीजिए। तो मेन फ्लक्स आपका ये हो गया, आर्मेचर के कारण जो फ्लक्स हो गया ये हो गया, तो बीच में जो फ्लक्स आ रहा है वो रिजल्टेंट फ्लक्स हो गया। ठीक है, और एम एन ए जो है हमेशा रिजल्टेंट फ्लक्स के परपेंडिकुलर होता है। एम एन ए क्या होता है दोस्तों, रिजल्टेंट फ्लक्स के परपेंडिकुलर होता है, ये बात को ध्यान रखिएगा, बस काम हो गया। तो आर्मेचर रिएक्शन के घटाने के हम लोग क्या क्या विधि पढ़े दोस्तों। सबसे पहले जो है ब्रश को जी एन ए से हटा के एम एन ए पे रखिए। तो ब्रश को कहाँ रखना है, एम एन ए पे। ये फिक्स बात, कंठस्थ कर लीजिए, रट लीजिए, याद कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए। तो ब्रश हमेशा कहाँ पे रहेगा, एम एन ए। तो ब्रश और एम एन ए का पूरा संबंध है। ठीक है, ब्रश और एम एन ए का पूरा बढ़िया से संबंध है। और कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग का इस्तेमाल किया दोस्तों। ठीक है, कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग करंट जो बहेगा वो भी आर्मेचर करंट ही बहेगा। इंटरपोल का प्रयोग किया दोस्तों। इंटरपोल में भी जो करंट बहेगा दोस्तों कैसा बहेगा, तो आईए ही बहेगा, आर्मेचर करंट ही बहेगा। तो ये सब करके क्या किए, आर्मेचर रिएक्शन को कम से कम करती। ठीक है, कम से कम करती। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि डीसी जनरेटर के पैरेलल ऑपरेशन का क्या क्या कंडीशन होता है। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन होता है डीसी जनरेटर का पैरेलल चलने का दोस्तों। अब डीसी जनरेटर पैरेलल चलने का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। इस तरीके से जो है डीसी जनरेटर जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, इस तरीके से जो है डीसी जनरेटर जुड़ा हुआ रहेगा। एक तरफ से सोर्स, एक तरफ से जो है सोर्स रहेगा, और एक तरफ जो है लोड रहेगा दोस्तों। ठीक है, एक तरफ से लोड रहेगा। तो ये तो आपको खुद ही सोर्स हो गया यहाँ पे।
खुद यहाँ पे सोर्स हो गया और यहाँ पे जो है लोड को जाएगा। तो एडवांटेज क्या होता है दोस्तों पैरेलल ऑपरेशन का, समानांतर संचालन का? तो रिलायबिलिटी बना रहता है, मतलब सप्लाई की विश्वसनीयता बनी रहती है, मतलब ये खराब भी हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और लोड का दोस्तों शेयरिंग हो जाता है, मतलब लोड आसानी से साझा किया जा सकता है। और कंडीशन क्या होता है दोस्तों? तो पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट करना है और निगेटिव टर्मिनल को निगेटिव से कनेक्ट करना है, ठीक है। और दोनों वोल्टेज जो है, दोनों जनरेटर का वोल्टेज जो है सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वरना हाई अमाउंट ऑफ सर्कुलेटिंग करंट जो है घूमने लगेगा, बहुत ज़्यादा सर्कुलेटिंग करंट क्या होगा, घूमेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोगों में से जो बच्चे इस सेशन को एंजॉय किए, आपको समझ में आया, तो आप चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, अपने कम से कम 3 मित्रों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, इस वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों अगर आपको गाइडेंस चाहिए, ये पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ जो है मिलता रहेगा। आपको कोई भी डाउट रहे, कोई भी वैकेंसी से रिलेटेड डाउट रहे, तो आपको हमको बताया जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट रहेगा तो आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों यही थी आपकी थ्योरी की क्लास, और कल की क्लास दोस्तों होगी प्रैक्टिस की क्लास, ठीक है। तो जो जो अभी पढ़े हैं पूरे की पूरी क्लासेस को प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो यहाँ पे थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों करवाया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा इस चैनल को। ये चैनल आप लोगों के लिए बेहद लाभदायक होने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है। तो मुझे पढ़ा के बहुत मजा आया, आपको पढ़ के कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। हमको कमेंट पढ़ के बहुत ही मजा आता है दोस्तों।